स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हम बात कर रहे हैं देश के इतिहास के उस काले अध्याय की जिसने सभी का सिर शर्म से झुका दिया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बात राजस्थान की उस घटना की जो देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया। लेकिन 32 सालों के बाद आज भी सवाल यह कि सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों को पूरा इंसाफ कब मिलेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक आरोपी अभी भी फरार है और उसके विदेश में होने की आशंका है। पुलिस के सामने चुनौती यह है कि पुलिस के पास अलमास महाराज की सिर्फ एक तस्वीर है और वो भी 32 साल पुरानी। ऐसे में अगर अलमास पुलिस के सामने आ भी जाए तो उसे पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। यह वो शख्स है जो उस वक्त अमेरिका में नौकरी किया करता था और कहा तो यह भी जाता है कि वो अमेरिका से भी कुछ लोगों को लड़कियों को शोषण करने के लिए लाता था। क्या है अलमास की कहानी और अगर गिरफ्तार भी होता है तो सजा मिलने में कितना इंतजार करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको जरा इस पूरे मामले को लेकर के जो लोग सामने आए हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। फिर उसके जरिए और लड़कियों को जाल में फंसाया गया। अपराधी दरगाह से जुड़े चिश्ती। साल 1992 में अजमेर में एक भयानक वारदात हुई। 100 से ज्यादा लड़कियों से ब्लैकमेलिंग और रेप का सहारा देने वाला मामला सामने आया। लड़कियों को फार्म हाउस ले जाया जाता था, उनकी अश्लील फोटो लेकर उनकी सहेलियों को जबरन बुलाया जाता था। कुल कितनी लड़कियां इसका शिकार हुई, इसका पूरा आंकड़ा नहीं है। अब 32 साल बाद इस मामले के आखिरी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये डरावनी कहानी थी। ब्लैकमेल की शुरुआत एक महिला के साथ हुई। महिला को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के बहाने ब्लैकमेल किया गया, फिर उसके जरिए और लड़कियों को जाल में फंसाया गया। अपराधी दरगाह से जुड़े चिश्ती परिवार के थे और उनकी राजनीतिक जड़ें और साख मजबूत थी। बलात्कार के बाद लड़कियों की अश्लील तस्वीर खींची जाती थी ताकि लड़कियां डर से अपना मुंह नहीं खोलें और मामला खुले नहीं। बताते हैं कि ये पूरा प्रकरण 1 साल से चलता रहा, लेकिन 16 गवाहों में इस केस के अंत तक सिर्फ 2 पीड़िता अपनी बयान पे कायम रही। हमारे इस प्रकरण में जो पीड़िताएं थी, रिकॉर्डेड हमारे 16 पीड़िताएं जो थी, उन सबके बयान हमने न्यायालय में करवाए हैं और पुलिस के सहयोग से ही ये कार्य हो पाया है। हमारे रिकॉर्ड में जो है वो 16 पीड़िताएं हैं और बाकी की संख्या मैं बता नहीं सकता। अगर मीडिया और कुछ साहसी पत्रकार नहीं होते तो शायद ये केस कभी उजागर ही नहीं होता। पूरे केस का खुलासा तब हुआ जब दैनिक नवज्योति में एक जूनियर पत्रकार संतोष गुप्ता के हाथ वो अश्लील फोटोएं आ गई जो अजमेर की एक लैब में बन रही थी। संतोष ने खबर छाप दी और प्रशासन को कार्रवाई करने पे मजबूर कर दिया। ये तय किया कि क्या हमें ये सारा मामला फोटोग्राफ के साथ छापना चाहिए और उसके बाद ये जब लगातार 3-4 दिन धारा प्रवाह छपा और अजमेर शहर में लोग मुट्ठी तान करके सड़कों पर उतर आए और उसके बाद ये एक प्रेशर डेवलप हो पाया कि कानून व्यवस्था और पुलिस और जिला प्रशासन और सरकार इस बात को लेकर झुकी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, एक अब भी फरार है। कुछ को पहले सजा हो चुकी है, कुछ छूट भी चुके हैं। क्योंकि इस मामले में मुकदमा चलाना, गवाहों को बनाए रखना आसान नहीं था। अब जाकर आखिरी 6 आरोपियों को सजा मिली है। इनमें से नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम, इकबाल भाटी, सोहेल घनी और सईद जमीन हुसैन शामिल हैं। साथ में अजमेर की पॉक्सो अदालत ने इन्हें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा है। इनमें से पीड़ित महिलाओं को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने बदनामी के डर से अजमेर शहर ही छोड़ दिया। इनमें से 6 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली और कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने इस ब्लैकमेल और बलात्कार के किस्से को भुलाने के लिए हमेशा हमेशा अपने होठ सी लिए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो एक सच्ची रिपोर्ट तो आपके सामने है, लेकिन और क्या इस मामले की सच्चाई है ये जानने की कोशिश की हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा सिंह ने उस वक्त दरगाह थाना के इंचार्ज रहे दलवीर सिंह से, जो अब जयपुर में पोस्टेड हैं। सुनिए उन्होंने क्या क्या सच्चाई बयां की है। इस पूरे केस में जो गवाहों को एक साथ लाकर और उनके कोर्ट में बयान दर्ज करवाना, उस टाइम जो दरगाह थाना में पोस्टेड थे दलबीर सिंह, वो आज मेरे साथ हैं। दलबीर जी,
बहुत बड़ी चुनौती थी इस केस को, मतलब 32 साल चला ये केस। अल्टीमेटली बताया जाता है कि पुलिस ने जो लास्ट 2-3 साल में जो रोल प्ले किया, उसमें गवाहों की गवाही सुनिश्चित करना कितनी बड़ी चुनौती थी, और आप कैसे कर पाए जो आज हम देख रहे हैं कि 32 साल बाद इंसाफ मिला है। मैम, इसमें कानूनी बिंदु था, क्योंकि बार बार मुलजिम गिरफ्तार हो रहे थे इंटरवेल पे, तो बार बार उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की जा रही थी और इसीलिए बार बार ट्रायल हो रहा था। तो कानूनी बिंदु की वजह से भी केस लंबा चला है। और केस ऑफिसर स्कीम में होने की वजह से, क्योंकि केस ऑफिसर स्कीम राजस्थान पुलिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें जितने भी हीनियस ऑफेंस होते हैं उनको केस ऑफिसर में लेके और केस ऑफिसर नियुक्त करते हैं, जो उसकी पैरवी और उसकी गवाहों की तैयारी, गवाहों को सपोर्ट करना है, गवाहों को समझाना है कि आपको कैसे गवाही देनी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब उसको वो कैसे निभाता है, किस तरह से उनको पेश करता है, वो चीज़ उस समय, चूँकि मैं कोविड में मेरा पोस्टिंग दरगाह हुआ था, तो करीब 6 महीने तो कोविड में निकल गए। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने एक दिन, चूँकि मैं केस ऑफिसर था, तो मुझे तलब करके बताया कि गवाह नहीं आ रहे हैं। और ये केस आज 2012 की जो चार्जशीट लास्ट में पेश हुई थी, उसके बाद 9 साल हो गए। तो मैंने उक्त जो मामला था उसको मैंने मेरे जो तत्कालीन एसपी सर थे उनसे भी डिस्कस किया। तो एसपी सर की तरफ से पूरा फ्री हैंड दिया गया और जाब्ता भी दिया एक्स्ट्रा कि आप जितना जाब्ता लेना चाहें लें, लेकिन गवाहों की तलबीर, गवाहों की पेश होना और गवाह को समझा के पेश करना, इस पर विशेष ध्यान देना ताकि इसका निस्तारण हो सके। तो हमने तकनीकी जो माध्यम हैं उनसे भी कोशिश की। वहाँ जो पुराने लोग थे उनको मैंने बुला करके बात की, क्योंकि जो चीज़ हम किसी पुराने आदमी से पूछते थे वो बहुत लंबी कहानी सुनाता था, लेकिन हमारे काम ये था कि हम किसी गवाह की जो मिसिंग है, हम जिससे पूछते पुलिस वाले से, तो वो तो कहते था कि साहब नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि नहीं मिलता है का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं चला गया है या कहीं एक्सपायर हो गया, नहीं, वो उसने अपनी जगह बदल ली थी। इवन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र इतने हुए या रिटायरमेंट हो गए कि हम उनको भी लोकेट करने में हमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। लंबा समय निकलने के बाद कहानियाँ जो लोगों ने वहाँ मुझे बताई हैं वो बड़ी अजीब हैं, और बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज होकर के चुप हो गए, क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति हमारी है, हम जो राजस्थानी कल्चर जो हमारी है कि हम बच्ची के लिए, बेटी के लिए शायद माँ बाप सुसाइड तक कर गए, खुद बच्ची ने तो की कई परिवार उजड़ गए, ऐसा बताया लोगों ने मुझे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि ये बहुत ताकतवर लोग थे, पैसे में राजनीतिक जो पहुंच थी वो तो थी, तो इसका काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को और लोग बोल नहीं पाए, बहुत सारे लोग थे। इसमें एक मिसिंग कड़ी है। असलम महाराज करके कोई शख्स है जो अमेरिका का रहने वाला है। उसका क्या मतलब कहते हैं कि उसका कोई एविडेंस ही नहीं है, लेकिन वो चार्जशीट में है। उसका परिवार शायद यहाँ नहीं रहता है। नफीस चिश्ती का खास दोस्त बताया जाता है और वो आता था, पर अब उसको कभी ट्रेस नहीं कर पाई पुलिस, क्योंकि शायद वो अमेरिकन सिटीजन है। नहीं, मैं इस मामले में आपको अपडेट कर दूं। माननीय न्यायालय ने मुझे जो 82-83 की कार्रवाई होती है सीआरपीसी में, जो ओल्ड हमारा जो लॉ था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो 82-83 जो सीआरपीसी है, दैट सोज एंड गिव द केस टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एंड वी हैव डिक्लेयर्ड हिम एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ही इज लिविंग समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। रीजन बीइंग क्या है कि वो समझ चुका है कि अब अंत क्या है। इंडिया आएगा, रेड कॉर्नर नोटिस भी है, इंटरपोल को भी सूचना है। हमने हमारे एंड पे, विभाग ने जो कार्रवाई करनी थी वो हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो नामजद नहीं है। अलमास महाराज नाम है, करेक्ट कर दूं मैं, और उसका परिवार यहाँ है, चिश्ती जो उसका, तो वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। उसका रेड कॉर्नर नोटिस भी है। और उसका रोल क्या था एग्जैक्टली, क्या किया रोल? तो वो गैंग में शामिल था, एक्सप्लॉयटेशन में। ही वाज वन ऑफ द एक्यूज्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गर्ल्स सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड, दैट इज हिज रोल। उसको किसने मतलब आइडेंटिफाई किया था या किसने उसका नाम लिया था? फर्स्ट चार्जशीट जो पेश हुई, उस चार्जशीट में ही वाज नेम्ड बाय विक्टिम दैट ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट चार्जशीट में नाम है और लगातार चल रहा है अभी। और वो नफीस का फ्रेंड था, फिर उसके बाद वो भाग गया शायद, बताते कि दूसरी। हाँ, खादिम्स का एक मोहल्ला है, खादिम्स एक जगह पे रहते हैं। अभी कुछ अटुंडी गांव है, वहाँ पे कुछ परिवार हैं जिनको ज़मीनें वमीनें मिली हुई हैं दरगाह की तरफ से, जो ज़मीनें थी। कुछ परिवार सिविल लाइंस में रह रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली जो मेन परिवार है, जो मेन जो इनका जो वो है बसावट है, वो दरगाह बाजार के चारों तरफ दरगाह के। तो ये इन्हीं में से एक जो चिश्ती जो परिवार है उनमें से एक था। तो ऐसा नहीं है कि उसका परिवार नहीं है, पीछे पूरा परिवार है उसका। और नफीस का खास था, नफीस का और फारूक चिश्ती का बिल्कुल खास एलाई था, इसीलिए वो साथ रहा बराबर इस पूरे अपराध में और नामजद है। और हम 82-83 कार्रवाई करके उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर चुके हैं।
तो अगर वो वापस कहीं अगर आ जाता है तो दोबारा से उस पर केस चलेगा एक तरह से? निश्चित रूप से दोबारा से फाइल खुलेगी, कानूनन तो यही है, और कार्रवाई होगी। यदि जीवन में कभी भी वो भारत आता है तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है और कार्रवाई होगी। और इसमें कोई वीडियो थे क्या? कहीं आपने कोई साक्ष्य में ऐसे पता चला आपको कि कोई वीडियो थे? क्योंकि फोटोग्राफ्स तो थी, उसी से तो पूरा केस खुला था, लेकिन कोई वीडियो भी थे क्या? जहां तक मैंने फाइल को देखा, केस ऑफिसर फाइल में जो हमारे पास जो फाइल की पत्रावली की फोटोकॉपीज थी, ऐसा अब चूंकि फैसला आ चुका है, मुझे कहीं कोई ऐसा कोई उसमें नहीं मिला कि कोई वीडियो भी कोई बनाया गया हो। फोटोज अनलिमिटेड थे, फोटोज इतने थे कि जो फोटोग्राफर था उसने अंततः आत्महत्या की। अच्छा, फोटोग्राफर ने भी आत्महत्या कर ली? हाँ, जो लैब चलाता था उसने भी, इसमें पुरुषोत्तम करके एक बंदा था, फोटो बहुत थे उनके। उसने आत्महत्या क्यों की? उसके वही रीजन थे कि गिल्ट बहुत बड़ी थी। लोग वो जीने जैसे अब आदमी का अपना जीने का एक वो होता है, अब उसको क्या उसको फील हुआ है वो तो उसकी बात थी, पर उसने आत्महत्या कर ली थी। मतलब वो उस टाइम मौजूद था और फोटो खींचता था वो? हाँ, उनके साथ? नहीं, ये चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने इतना फाइल में बहुत गहराई से नहीं पढ़ा कि किसने फोटो खींचे। पर उसने फोटो डेवलप वहाँ हुए लैब में, जो लैब था उसमें फोटो डेवलप होते थे, और वहाँ पे चूंकि पहले रील से फोटो बनते थे तो वो पूरा रील वगैरह सब उसके कब्जे में थी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 18 इसमें अक्यूज थे उसमें से सबको सजा हो चुकी है, सिर्फ एक ये असलम जो है ये फरार है। अलमास महाराज अलमास जी, ये फरार है, और ये भी कानूनी रूप से इसको भी मुलजिम ठहराया जा चुका है। 82 की कार्रवाई हो चुकी है। ये जब भी इधर आएगा तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है इसका, तो ये बच नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ दलबीर सिंह जी हैं, उन्होंने उनके प्रयासों से और अंत में जो लास्ट 2 साल में 20 और 21-22 तक जो गवाही हुई है, उससे आज हम देख सकते हैं कि ये जो 32 साल से चल रहा था केस, इसमें फैसला हुआ है और आजीवन कारावास की सजा हुई है उन लोगों को जिन्होंने 1992 के जो अजमेर रेप और ब्लैकमेल का जो स्कैंडल हुआ था, और जिन्होंने पता नहीं कह सकते हैं कि 100 या उससे ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी, परिवारों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिरकार उसमें न्याय हुआ है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो ये सच्चाई है देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की, और इसकी कई परतें हैं जो खुलती हुई नजर आई हैं। और एनडीटीवी राजस्थान क्योंकि लगातार ये कोशिश में है कि आपके सामने वो हर एक सच्चाई लेकर के आए। आप जरा इन चीज़ों को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सरकारी वकील वीरेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। बहुत सारे सवाल हैं। एक आरोपी जो कि अभी भी फरार है, और जब तक वो गिरफ्त में नहीं आता है तब तक जो पीड़िताएं हैं, जो पीड़ित लोग थे, उनको पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा, ये बार बार से मांग उठ रही है। तो अब इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसके बारे में अगर वो गिरफ्त में भी आता है तो उसमें भी सज़ा बहुत लंबी होगी, बहुत लंबा समय उसमें लग जाएगा, ऐसा आखिर क्यों कहा जा रहा है? और अगर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुख्ता सबूत हैं तो कहां देरी है फिर? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देरी केवल इस बात की है कि एक बार वो कानून के दौरान जो विचारण हो रहा है उसका सामना तो करे। जब तक उसको ट्रेस आउट ही नहीं करेंगे तो उसके विरुद्ध विचारण शुरू नहीं हो सकता, और जब तक विचारण नहीं होगा तब तक सजा नहीं हो सकती। वर्तमान में जो अभी भारतीय सुरक्षा संहिता बनी है 2023 में, इसमें ऐसा प्रावधान है कि फरार अभियुक्त के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है और उसको दोषी घोषित किया जा सकता है। परंतु पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसके प्रावधानों के तहत उसका जब तक एक्सपाउंड रहता है वो, उस दौरान उसका विचारण नहीं हो सकता, और बगैर विचारण के उसको सजा नहीं दिलवाई जा सकती। अलमास महाराज के विरुद्ध हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, उसके जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ। और उसमें वो स्पष्ट रूप से जो है अश्लील हरकतें करता हुआ दिख रहा है। नबीस चिश्ती के साथ वो डांस कर रहा है, और कई पीड़िताएं जो है उसमें उनके साथ जबरदस्ती उनको डांस करवाया जा रहा है। हाँ। इसलिए अलमास महाराज के पास हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास साक्ष्य नहीं है। हाँ। लेकिन स्थिति यही है कि वर्तमान में जो कानून है उस कानून की प्रक्रिया के तहत ही उसको सजा दिलवाई जा सकती है। ठीक है। तो अब जब इसको मिल जाता है तो इतना लंबा समय उसके लिए नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है। मैं वापस से आता हूं सर आपके पास। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और हमारी ये कोशिश है कि जो पीड़ित लोग थे या जो बच्चियां थी, बेटियां थी उस वक्त जिनके साथ जो गलत हुआ,
उनको कम से कम पूरी तरीके से इंसाफ मिल पाए। और ये मांग क्योंकि उठ रही है, और इसीलिए हमारी कोशिश है ये है कि जो एक आरोपी अभी भी फरार है उसके बारे में जानकारी मिले और इस मामले में कम से कम कार्रवाई आगे बढ़ सके। संतोष जी, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अलमास है ये, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई फोटो नहीं, इसकी कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक फोटो बताई जाती है। ये कहा जा रहा है कि अगर आज ये सामने खड़ा भी हो जाए, ये सामने आ भी जाए, तो इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। क्या ये बड़ा मुश्किल है और उस वक्त क्या इसकी कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं थी? इस विषय में देखिए, ये तो सरासर गलत कथन ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि अलमास महाराज का तो पहली एफआईआर से लेकर के और अंत तक ये नाम चलता भी रहा, उसका दर्ज भी रहा। उसके खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत मिले कि पूरे अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड में यदि कहीं से वीडियो रील बनाने की कोई बात सामने आई तो उसका लिंक अलमास महाराज से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एकमात्र वो बंदा था जो आउट ऑफ इंडिया था, और उन दिनों में जो 90 के दशक की जब आप बात करते हैं तो देश में वीडियो कैमरे का इतना कोई चलन था नहीं। वीसीआर और उस पर वीडियो फिल्म में देखा करते थे, तो जो फिल्में देखा करते थे उन्हीं फिल्मों में रीलोड करके और चोरी छुपे इन लड़कियों की जिन फार्म हाउस में उनको ले जाया जाता था वहां पर उनकी इस तरीके की वीडियो बना ली जाती थी। और यहां तक भी उस समय की ये सूचनाएं थी कि अलमास महाराज इन वीडियोस को ले जा करके फॉरेन में हिंदुस्तान की टीनेजर्स गर्ल्स को मतलब उनकी पॉर्न फिल्मों की तरह यूज में लेता था। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था। और सबसे बड़ी बात है कि अलमास महाराज जिस खानदान से आता था वो खानदान भी मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं विधायक रहे हैं, और उस परिवार से आने वाले बंदे को इस तरीके से कहीं ना कहीं शेल्टर होते जबकि उसके खिलाफ तो पुलिस ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। और कई सालों तक ये बात बार बार चलती रही कि भाई वो अब आएगा, अब पकड़ेंगे, अब वहां पर पहचान हो रही है, अब वहां पर ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी ठोस प्रयास आज तक नहीं किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा वाला रैकेट था जो, देखिए, पूरे ब्लैकमेल कांड स्कैंडल का आपको इसको 2-3 तरह से समझना पड़ेगा। इसमें निचले स्तर पे एक गैंग है, और बीच के स्तर पे एक गैंग है, और उसके ऊपर के स्तर पे एक गैंग है। हाँ। नीचे जो लोग थे उनमें सोहेल गनी से लेकर के अन्य जो अपराधी थे, और बीच वाली गैंग में नफीस से लेकर के अन्य अपराधी थे। हाँ। और उसके ऊपर की कौन सी गैंग है जिसमें और भी लोग हैं जो बाहर से आते हैं और चले जाते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं, वो क्यों तो आते थे और क्यों जाते थे, ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय था। एक कड़ी वो भी थी जिनको इस सब के बारे में मालूम था, यानी कि एक फोटोग्राफर जो कि जिसने सुसाइड किया, ये कहा जाता है कि वो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन उसके सुसाइड के बाद से वो चैप्टर भी क्लोज हुआ। वो हाँ। तो पुलिस का प्राइमे फेसी बहुत ही गलत रोल रहा। हाँ। जिसमें उनको जिन लोगों को 120B का यदि आप वो बना सकते थे, सहयोगी बना सकते थे, या पुलिस का कोई मतलब गवाह बना सकते थे, सरकारी गवाह बना देते। हाँ। आपने उनको मुलजिम बना लिया, और जो माध्यम था जिसके थ्रू रीलें धुलने आती थी, रीलें धुल के मैनेजर के पास जाती थी, मैनेजर अंदर डेवलपर को दे देता था, डेवलपर उसको धो करके वापस मैनेजर को दे देता था, मैनेजर वापस अपने मालिक को दे देता था, और बीच में ये जो रीलों का और फोटो का आदान प्रदान हुआ, वहीं से तो ये सारा खेल शुरू हुआ। और जब ये खेल शुरू हुआ तब सारे लोग अवेयर हो गए और सारे मुलजिम अवेयर हो गए, और मुलजिम अवेयर हो गए तो एक तरफ तो सारे गवाह और जितने भी विक्टिम्स थे उनको दबाव लेकर के उनको प्रताड़ित किया गया। हाँ। दूसरा, सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। हाँ। और चूंकि इस पूरे मामले में बहुत अजमेर की बहुत से संभ्रांत घरों की लड़कियां थी, बहुत से प्रतिष्ठित जो कि राज्य सरकार में नौकरी करने वाले, केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले परिवारों की लड़कियां थी। अब उन लड़कियों को किस तरीके से इन्होंने अपने जाल में फंसाया और उनको किस तरीके से व्यभिचार के रास्ते पर ढकेला और उनके साथ मतलब गलत हरकतें की, उसको लेकर के जब ये बात सामने आई तो स्थिति ये हो गई कि लोग पलायन करने लगे, यहाँ से जाने लगे, अपना नौकरी छोड़ के जाने लगे, तबादला कराने लगे। हाँ। तो जब ये सारी चीजें हुई, इधर मुलजिम अवेयर हो ही गए थे, उन्होंने साक्ष्य मिटा दिए। पुलिस इस पर कहती रही कि साहब आपके पास तो विक्टिम ही नहीं है, हम कहां से केस दर्ज करें। इसमें नफीस 92 जब ये केस एक्सपोजर हुआ, हाँ। अखबार में विद फोटो, उससे 1.5 साल 2 साल पहले से चल रहा था, और पुलिस के पास 6-8 महीने पहले से सारी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि वो बीजेपी के नेता
वीर कुमार जी के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के नेता उमाशंकर जी और अन्य के द्वारा पुलिस अधिकारियों के, उच्चाधिकारियों की नोटिस में ला दिया था। और उसके बाद ही तो सारे पुलिस महकमे में हलचल चालू हुई, तभी तो मुलजिमों को पकड़ा गया। धारा 151 में पकड़ के 4 मुलजिमों को अंदर किया गया, उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। केस कुछ और था, बताया कुछ और गया, तभी तो मीडिया ट्रायल पर आ गया। मीडिया को लगा कि ये तो सारा मामला दबाया जा रहा है, जबकि जनता चाहती थी कि इन लोगों को एक्सपोज होना चाहिए। अच्छा, जो पूरी सच्चाई है, और नफीस चिश्ती के बारे में भी, क्योंकि जो अल्मास है उसका नफीस चिश्ती से बड़ा करीबी का रिश्ता रहा है। मैं इस रिश्ते के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं वीरेंद्र जी को भी जोड़ रहा हूं। वीरेंद्र जी, अब इसमें हम आगे कार्रवाई किस रूप में देख रहे हैं? क्या अब जो नई धाराएं लगी हैं या इसमें जो आईपीसी के अंदर बदलाव हुआ, तो ये जो नई दंड संहिता के मुताबिक अगर हम देखें इसमें, तो कोई संभावना भी नजर आती है आखिरी आरोपी तक पहुंचने की? नहीं सर, इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो पुराने प्रकरण जितने भी है, वो सारे के सारे प्रकरण जो है उनका विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही होगा। 1 जुलाई के बाद के जो है प्रकरण, उनमें जो है नया कानून जो आया है उसके तहत विचारण होगा। इस अल्मास महाराज के लिए जो पुराना कानून था उसी के तहत विचारण किया जाएगा। और विचारण जब शुरू होगा जब अल्मास महाराज जो है वो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा या अन्य किसी एजेंसी के जरिए गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। जब तक वो नहीं आता है, जब तक उसके विरुद्ध विचारण शुरू नहीं हो सकता है, और नए कानून उसके विरुद्ध प्रभावी नहीं होंगे। और उसको ये बात पता है कि भारत में आते उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी? पता तो है, निश्चित रूप से पता ही है। हाँ, ठीक है। मैं संतोष जी को वापस से जोड़ रहा हूँ। संतोष जी, इसमें नफीस चिश्ती और अल्मास महाराज के बीच के जो संबंध हैं, ये कहा जाता है बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, और अगर इसमें कहीं कोशिश की जाती शुरुआत में ही, तो शायद इस गुत्थी को और इस आखिरी आरोपी को भी पकड़ लिया जाता। देखिए, ये तो पूरे इस प्रकरण में राज्य सरकार, जिला पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, इसकी सबकी इच्छा शक्ति का सारा खेल था। और इच्छा शक्ति के अनुसार ही जब आपने देखा होगा कि ऊपर से कोई अलग आदेश चलता है, नीचे उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। जब आपको लोकल लेवल पे सारी फोर्सेस, चाहे वो पर्टिकुलराइज्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हो, इस बात में लग जाए कि इस पूरे मामले को किसी भी रूप में ये नहीं बताना है कि साहब एक समुदाय विशेष के लोग ही दूसरे समुदाय विशेष की बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, उसको बिल्कुल बैलेंसिंग लेकर के आना है और उसको ऐसा बताना है कि सोसाइटी में इस तरीके का अपराध हो रहा है, ये जो दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलजुल करके ही कर रहे हैं, दोनों तरह के अपराधी हैं। तो ये पहला ही मामला ही वहां से केस डायरी शुरुआत से ही बिगाड़ दी गई। तो वहां पर जब ये स्थिति आई तो सारे साक्ष्य मिटा दिए गए, उसी तरीके के लोगों को सामने लाया गया, जो लोग गवाह हो सकते थे उनको मुलजिम बना दिया गया, और उसी का नतीजा है जो लैब में फोटो डेवलपर था उसको अपनी पत्नी के साथ सुसाइड करना पड़ा। अच्छा संतोष जी, एक चीज और भी है, जेल के अंदर भी टॉर्चर हो रहा था और जेल के बाहर भी टॉर्चर हो रहा था। एक चीज, जबकि वही वो बंदा था जिसके माध्यम से फोटोग्राफ सारे जगत में पहुंचे हों, चाहे वो मीडिया में गए हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स के पास गए हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन के पास गए हों, सारा पिटाई तो उसने खाई थी और उसी वजह से उसको मरना पड़ा। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था सर कि अच्छा, इसमें क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया, जब शुरुआत में ये केसेस सामने आए, बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ करके अपने घर बार जाने लगे क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित परिवारों से जुड़े हुए थे, तो वापस से उनको गवाह बना करके पेश करना, सबूत इकट्ठा करना, ये कितना चैलेंजिंग था क्योंकि कोई सामने नहीं आना चाह रहा था। ये चैलेंजिंग तो था ही। सीआईडी सीबी को जब जांच सौंपी गई उसके एक रात पहले अजमेर जिला प्रशासन ने 4 लाइन की एफआईआर दर्ज की और उसके तहत उन्होंने उन्हीं चीजों को हल्का सा लिखा कि भाई ऐसे ऐसी सूचनाएं मिली और इस तरीके का वो है, उस आधार पे मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन उस पर कोई ऐसी फाइंडिंग तो थी नहीं कि भाई इस तरीके के ये अपराधी, वही 151 के लोगों के नाम लेके और उस आधार पे वो किया गया। तो जब सीआईडी सीबी आई तो पहला चैलेंजिंग तो यही था कि किस तरीके से उसको विक्टिमाइज किया जाए, विक्टिम्स को सामने लाया जाए। एक ही परिवार की 3 लड़कियों में से यदि कोई एक लड़की इनके जाल में फंसी हो तो उन तीनों को तो जांचा नहीं जा सकता ना। उस पर्टिकुलर को बुलाने के लिए सीआईडी सीबी को बहुत से पापड़ बेलने पड़े, उनको खुफिया तरीके से ही, उसी तरीके से जिसे मैं अब शब्दों में कह सकूं कि पुलिस को वापस से उन लोगों को अलग तरीके से ब्लैकमेल करना पड़ा, कोई कॉलेज के माध्यम से, कोई और डाक
कर्मी के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचा करके और उनको अपने पास तक बुलाना और अब सहेलियों के माध्यम से बात करके वहां तक बुलाना और फिर उनको कैमरा ट्रायल लेना और वो भी उनकी सूचना के बिना उनके बयानों को चोरी छुपे टेप कर लेना, फिर उनको सुना करके उनकी असली कहानी सुनना, ये सारी चीजें सीआईडीसीबी को करनी पड़ी होगी उस समय, क्योंकि कभी कोई कंप्यूटर और उसके दौर को थे नहीं और बड़ा मुश्किलों से वहां तक सीआईडीसीबी की टीमें पहुंच पाती थी। तो ये एक चैलेंजिंग तो बहुत ज्यादा था, लेकिन कुल मिलाकर के आज मैं ये है कि कम से कम 1 या 2 बच्ची जो भी कोई टिकी हुई हो, आज इस बहस का, इस विषय का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि क्या उन पीड़िताओं के लिए राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसी भी तरीके का कोई निर्णय आगे के लिए ले रखा है? क्या उन पीड़िताओं को, चाहे जो अभी सामने आई हो या नहीं आई हो, क्या उनकी कोई तरफ उन्होंने देखा है? जिस पुरुषोत्तम उस बेसिकली ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली, उसकी उस समय एक नन्ही सी बच्ची उस लाशों के पास बैठी हुई थी, उस बच्ची का पूरी सोसाइटी ने क्या किया या राज्य सरकार ने क्या किया? उसको क्यों आत्महत्या करनी पड़ी? ये ऐसे बहुत से सवाल हैं इस पूरे मामले में। जिन अधिकारियों ने, जो प्राइमा फेसी जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उस समय में उन्होंने ठोक के कहा था कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है जो मीडिया उछाल रही है, क्यों नहीं, जिन उनके लड़कियों खिलाफ के फोटोग्राफ मीडिया के सामने आए हैं, वो फोटोग्राफ में भी वो लड़कियां उस तरीके की है ही नहीं है, कुछ का तो चरित्र ही खराब है और कुछ वैसे घरों की है, वैसे घरों की है। ये ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि आज यदि उम्र कैद इन अपराधियों को हो रही है तो उन अधिकारियों का क्या होना चाहिए, उनके उन बयानों का क्या होना चाहिए, उस समय की इन्वेस्टिगेशन का क्या होना चाहिए? कुल मिलाकर इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि कम से कम इस मामले के अंदर जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिल पाए और जो दोषी हैं, इसमें जो आरोपी हैं, जिनकी लापरवाही थी, उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई यहां पर हो पाए। बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है और हमारी कोशिश यही है कि इसीलिए जो पीड़ित लोग हैं उनको इस मामले में इंसाफ कम से कम पूरा मिल पाए। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। संतोष जी बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र सिंह राठौर जी आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन ये देश भर का ये सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कांड जिसने सभी का सर जो है शर्म से झुका दिया, लेकिन इस मामले को लेकर के लगातार जिस तरीके के मामले कार्रवाई हुई हैं, कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है जिस तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।